हेलो क्लास। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जनरल एनेस्थेटिक्स के डेफिनेशन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने देखी थी। ठीक है, फ़िलहाल तो इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो है इसकी ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज़्म और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तो हो ही गया था। सॉरी, यूजर्स, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस की बात करेंगे। उसके अलावा इसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका रिकवरी प्रोसेस कैसा होता है, किन डिजीज़ेस और सर्जरीज़ में ये यूज़ होते हैं, लेकिन और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, पेशेंट में कब इन्हें यूज़ करते हैं, किस वक्त सावधानी रखनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होना। जनरल एनेस्थेटिक्स का एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन रूट के अकॉर्डिंग अलग होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के बारे में। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स लंग्स के थ्रू दिए जाते हैं प्रोसेस के तौर पे, जैसे कि एनेस्थेटिक वेपर इनहेल किए जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे लंग्स के थ्रू हमारे एल्वेलाई तक पहुंचेंगे। एल्वेलाई को आप जानते हो क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एल्वियोलाई से पल्मोनरी ब्लड में डिफ्यूज़ करता है, ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस हमारी यूज़ होती है जब भी हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स को यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी ड्रग लंग से ब्लड में और ब्लड से ब्रेन तक पहुंचती है, उतनी ही फास्ट इंडक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें नाइट्रस ऑक्साइड देखते हो, सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ये सारी चीज़ें। खैर, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ आईवी एनेस्थेटिक्स। देखो, आईवी एनेस्थेटिक्स को डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए इनमें एब्जॉर्प्शन का फेज़ प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि ड्रग सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही चली जाती है। तो आईवी इंजेक्शन दिया ब्लड स्ट्रीम में, फिर वहाँ से ब्रेन में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 20 से 40 सेकंड में हमें देखने को मिलता है। प्रोपोफॉल हो गई, थायोपेंटोन सोडियम हो गई, टॉमेडेट हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी आईवी। अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ड्रग का ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचना। मीन्स कि जनरल एनेस्थेटिक सबसे पहले हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले ब्रेन में, फिर हार्ट में, फिर किडनीज, फिर लीवर, फिर मसल्स और सबसे आखिरी में फैट टिश्यूज़। अब क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ड्रग सबसे पहले ब्रेन तक पहुंचती है और पेशेंट जल्दी अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में ड्रग मसल्स और फैट टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, जिससे ब्रेन में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन फिर कम होने लगता है और पेशेंट रिकवरी स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में। मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ड्रग का बॉडी में केमिकल ब्रेकडाउन होना। ये प्रोसेस मेनली लीवर में होता है। अब जैसे इसमें इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, मोस्ट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स बहुत कम मेटाबोलाइज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेवोफ्लोरिन बहुत पार्शियल मेटाबोलाइज होती है, आइसोफ्लोरेन ये भी बहुत वेरी लिटिल मेटाबॉलिज्म, डेसफ्लोरेन मिनिमल मेटाबॉलिज्म, और नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट नो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके अलावा जो आईवी एनेस्थेटिक्स मेनली लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। एग्जांपल के तौर पे प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, केटामाइन, मिडाजोलम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स ऑन लीवर फंक्शन एंड एंजाइम एक्टिविटी। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन का मतलब होता है ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स का बॉडी से बाहर निकलना। अब इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स बेसिकली मेनली लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाती हैं, जबकि एनेस्थेटिक गैस देना बंद कर दिया जाता है। पेशेंट ग्रेजुअल उससे सांस के साथ में बाहर निकाल देता है। ठीक है,
इसके अलावा IV एनेस्थेटिक बेसिकली लीवर मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबोलाइट्स मेनली किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, और कुछ ड्रग्स का थोड़ा अमाउंट बाइल के थ्रू भी निकल सकता है। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के। सबसे पहले कई फैक्टर्स ऐसे एनेस्थीसिया की ऑनसेट, ड्यूरेशन और रिकवरी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एज। ठीक है, एज में जैसे कि चिल्ड्रन, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है बच्चों में, इसीलिए कुछ ड्रग्स के इफ़ेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। और जो एल्डरली मतलब 55-60 साल के अबव जो लोग होते हैं, लीवर और किडनी फंक्शन कम होने की वजह से ड्रग का इफ़ेक्ट लंबा चल सकता है। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन, देखो ओबेस मीन्स जो हल्का सा मोटापे वाले पेशेंट्स होते हैं, इनमें फ़ैट टिश्यूज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब लिपिड सॉल्यूबल एनेस्थेटिक्स फ़ैट में एक्यूमुलेट हो सकता है, इसकी वजह से रिकवरी स्लो हो सकती है। इसके अलावा कार्डियक आउटपुट, जैसे कि कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि ये डिटरमाइन करता है कि ड्रग ब्रेन तक कितनी जल्दी पहुंचती है। ठीक है, हाईली कार्डियक आउटपुट कुछ इनहेलेशनल एजेंट्स का इंडक्शन रिलेटिवली स्लो हो सकता है। ठीक है, लो कार्डियक आउटपुट भी जैसे कि ड्रग क्या है ब्रेन तक जल्दी पहुंच सकती है और इफ़ेक्ट फास्टर हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन की बात करें, अगर लंग्स की डिजीज़ मान लो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या अस्थमा है या फाइब्रोसिस हो, तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का जो अपटेक और एलिमिनेशन ये अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर फंक्शन की बात करें, लीवर या किडनी फंक्शन, लीवर डिजीज़ होने पर IV एनेस्थेटिक्स का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, ड्रग बॉडी में ज़्यादा देर तक रह सकती है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर हम रीनल फंक्शन की बात करें जैसे कि किडनी फंक्शन, तो किडनी डिजीज़ होने पर मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन स्लो हो सकता है, इससे रिकवरी डिले हो सकती है और ड्रग एक्यूमुलेशन का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा ड्रग इंटरैक्शंस भी, दूसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल, ओपियोइड्स या सेडेटिव्स, है ना, इनके साथ में अगर दोगे तो देने पर क्या होता है एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसका रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, देखो रिकवरी तब शुरू होती है जब एनेस्थेटिक ड्रग देना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, रिकवरी तब शुरू होती है जब एनेस्थेटिक ड्रग देना हम बंद कर देते हैं। तो रिकवरी प्रोसेस में क्या है, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन में कम होने लग जाती है। अब पेशेंट क्या होता है कि ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस रीगेन करना शुरू करता है, उसके सारे रिफ्लेक्सेस वापस आते हैं। ठीक है, और जो कमांड्स है पेशेंट अपनी आंखें खोलना शुरू कर देता है, कमांड्स फॉलो करना शुरू करता है, फुल्ली अवेक हो जाता है। ठीक है, तो रिकवरी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, ड्रग का टाइप, ड्रग की डोज, सर्जरी का ड्यूरेशन और पेशेंट की एज, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, बॉडी फैट, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस भी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यूज़ ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। देखो जनरल एनेस्थेटिक्स मेनली उन प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं जहां पेशेंट को कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस और पेन फ्री सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब इसमें मेजर सर्जरीज कौन सी हैं, ब्रेन सर्जरी, कार्डियक सर्जरी या फिर एब्डोमिनल सर्जरी, थोरैसिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सारी चीज़ों में। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जरी बच्चों में मेजर सर्जरीज़ के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट या फ्रैक्चर फिक्सेशन या स्पाइन सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी की बात मैंने की थी कि बच्चों में मेजर सर्जरीज़ के लिए पीडियाट्रिक आ जाएगा। ऑब्स्टेट्रिक मतलब जो सिजेरियन सेक्शन कुछ सिलेक्टेड केसेस में। उसके अलावा इमरजेंसी सर्जरी, कोई ट्रामा वाली है, कोई ब्लीडिंग है, कोई एक्सीडेंटल है, इन सारी चीज़ों में। और डे केयर सर्जरीज भी होती हैं जैसे प्रोपोफॉल जैसे ड्रग शॉर्ट प्रोसीजर्स और रैपिड रिकवरी के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जब पेशेंट को बिल्कुल स्टिल रहना ज़रूरी हो, जैसे कि MRI है ना सिलेक्टेड पेशेंट्स में, या फिर एंडोस्कोपी, डीप सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह। ठीक है, तो
खैर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इनके, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट क्या है, हर एनेस्थेटिक ड्रग के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट में जी मिचलाना, उल्टी आना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, कई बार इंट्यूबेशन के बाद में सोर थ्रोट या शिवरिंग, कन्फ्यूजन या ड्राई माउथ वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो खैर उसके बाद थोड़े सीरियस साइड इफ़ेक्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करके वेंटिलेशन रिड्यूस करके सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन में बीपी लो हो जाता है ड्यू टू वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का कम हो जाना, अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट रिदम, एलर्जिक रिएक्शंस या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया रेयर है बट लाइफ थ्रेटनिंग है, स्पेशली विद सम वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स एंड सक्सिनल कोलिन की प्रेजेंस में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो दैट्स कन्फ्यूजन एंड डेलीरियम वगैरह, लिवर टॉक्सिसिटी, किडनी टॉक्सिसिटी, इट्स अ बेसिक, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम बात करेंगे प्रिकॉशन की। देखो, जनरल एनेस्थेटिक्स देने से पहले कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस के तौर पे देने से पहले कुछ सावधानियां फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्री एनेस्थेटिक एवेल्यूशन, मेडिकल हिस्ट्री या फिर उसका ड्रग हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, प्रीवियस एनेस्थीसिया की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है ना। जैसे कि पेशेंट फास्टिंग करता है, पेशेंट को सर्जरी से पहले फास्टिंग करवाई जाती है ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो। लीवर या किडनी असेसमेंट, ड्रग सिलेक्शन जो है पेशेंट के लीवर और किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेसिकली की जाती है। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, बेसिकली सर्जरी के दौरान मॉनिटर किया जाता है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईसीजी, ऑक्सीजन सेचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। तो जनरल एनेस्थेटिक हर पेशेंट में सेम तरीके से यूज़ नहीं की जा सकती है। तो ओवरऑल रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे कि सीवियर अनकंट्रोल्ड रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ या फिर सीवियर लीवर डिजीज़ेज़, सीवियर किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में या अनकंट्रोल्ड हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में। एंड इफ़ यू डोंट नो और इफ़ यू नो अबाउट द एलर्जीज़ रिगार्डिंग द एनेस्थेटिक ड्रग्स, तो हम उनको उन पेशेंट्स को नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, तो ड्रग सिलेक्शन केयरफुल बेसिकली की जाती है। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती है, बट ऐसे पेशेंट्स में एनेस्थेटिक ड्रग का सिलेक्शन और मॉनिटरिंग थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। सो ओवरऑल इस चैप्टर में हमने जनरल एनेस्थेटिक्स की फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमने देखा। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स लंग्स में एब्जॉर्ब होते हैं और मैंने लंग्स से ही एलिमिनेट होते हैं, ये चीज़ें हमने देखा। जबकि इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाकर लीवर में मेटाबोलाइज और किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को एज, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी फंक्शन, लीवर फंक्शन एंड रीनल फंक्शन और ड्रग इंटरेक्शंस, ये चीज़ें बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं। वेल, तो रिकवरी एनेस्थीसिया बंद करने के बाद ब्रेन में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम होने से होती है ऐसा कुछ। एंड जनरल एनेस्थेटिक्स मेनली सर्जरीज, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और सिलेक्टेड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाते हैं। बट इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, ये चीज़ें शामिल हैं। जबकि सीरियस एडवर्स इफेक्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया जैसे रेयर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सेफ एनेस्थीसिया के लिए प्रॉपर प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट, फास्टिंग एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। राइट नाउ अभी हम बात करेंगे यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स, ये क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स का बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, इन्हें कब यूज़ करेंगे और ओवरऑल इनमें जो क्लासिफिकेशन आएगा। जैसे कि इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स, इसके अंदर लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन। सरफेस एनेस्थेटिक्स में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का क्या रोल है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें समझेंगे। वेल, तो सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक्स।
अब बेसिकली लोकल कह रहे हैं, ठीक है। लोकल का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लोकल या बॉडी के आउटर सरफेस या किसी बेसिक या किसी शॉर्ट टर्म सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने खैर जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा जिसमें पेशेंट कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता था, लेकिन हर सर्जरी या प्रोसीजर के लिए पेशेंट को बेहोश करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर सिर्फ बॉडी के किसी एक छोटे से एरिया में प्रोसीजर करना हो, तो जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन है, स्किन बायोप्सी है, या फिर सुचरिंग करनी है, या फिर तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो यहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स सिर्फ उस एरिया के पेन के सेंसेशन को टेम्परली ब्लॉक करती है, जबकि पेशेंट पूरी तरीके से अवेक एंड कॉन्शियसनेस रहता है। सो व्हाट आर लोकल एनेस्थेटिक्स? So local anesthetics are drugs that produce a reversible loss of sensation in a specific localized area of the body without causing loss of consciousness by blocking the conduction of nerve impulses in peripheral nerves. So ये ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के किसी एक एरिया में पेन और दूसरी सेंसेशंस को टेम्परली और रिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं बिना पेशेंट के कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किए। तो एक और इजी डेफिनेशन आप ऐसे कह लीजिए कि ये लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कि आपके घर से हॉस्पिटल तक एक रोड है, इस रोड पर पेन सिग्नल एक कार की तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है। सेम तरीके से नॉर्मली स्किन से नर्व और नर्व से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, ठीक है। ये पाथवे हमने पहले भी पढ़ा था, ओपियोइड से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे ही सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, क्या अब यहाँ पे ब्रेन बोलता है कि पेन हो रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन दे दिया। अब ड्रग ने उस रोड पर एक टेम्पररी बैरियर या एक गेट लगा दिया, ठीक है। तो अब पेन सिग्नल आगे ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, लेकिन पेशेंट दूसरी तरह होश में रहता है या फिर पूरी तरीके से होश में रहता है। यही लोकल एनेस्थेटिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी ओवरऑल एक छोटा सा मैकेनिज्म समझ ले रहे हैं। लोकल एनेस्थेटिक का मेन टारगेट होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। दे एक्ट प्राइमरली इनहिबिटिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। देखो जो नर्व हैं ये नॉर्मली सोडियम आयंस को सेल के अंदर आने देती हैं, ठीक है। सोडियम अंदर आने से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है, और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि नर्व इम्पल्स को आगे कैरी करता है। अब लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा, सोडियम अंदर आ नहीं पाएगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा नहीं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होता है, पेन सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। तो एक लाइन में फॉर्मूला, लोकल एनेस्थेटिक सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करेंगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, नर्व कंडक्शन नहीं होगा और पेन नहीं होगा। एक शॉर्ट तरीके से हम ये भी समझेंगे कब यूज़ करेंगे, जब हमें सिर्फ एक लिमिटेड एरिया को ही नंब करना हो और पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं बनाना हो, ठीक है, तब लोकल एनेस्थेटिक को यूज़ करते हैं। अब कॉमन यूजेस टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर रूट कैनाल का ट्रीटमेंट, ठीक है, या फिर माइनर स्किन सर्जरी, सुचरिंग, स्टिचेस लगाना स्किन बायोप्सी में, या फिर एब्सेस को ड्रेन करना हो, ठीक है, ईएनटी सर्जरी, ईएनटी प्रोसीजर, प्लास्टिक सर्जरी, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये भी स्पेसिफिक लोकल एनेस्थेटिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा यही है कि पेशेंट होश में रहेगा, रिकवरी बहुत फास्ट होगी, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, ओपीडी में काम चल सकता है। जनरल एनेस्थेटिक्स का जो कंपैरिजन में सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और डे केयर प्रोसीजर्स के लिए एक बेसिकली आइडियल है। अभी आप जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हो, आप दो तरीके से देखोगे, ठीक है। उस क्लिनिकल यूज़ के बेसिस पे लोकल एनेस्थेटिक को दो मेनली ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। पहला आप देख रहे हो इंजेक्टेबल और दूसरा सरफेस।
देखो इंजेक्टेबल में क्या है कि ये ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू टिश्यू या नर्व के पास दी जाती हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, बेसिकली कह सकते हैं नर्व ब्लॉक, स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में होता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। तो इसमें आप देख रहे हो लो पोटेंशियल शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें आप प्रोकेन या क्लोरोप्रोकेन देख रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये कम पोटेंसी वाली है, जल्दी इफेक्ट ख़त्म होता है, माइनर प्रोसीजर्स के लिए बहुत सूटेबल है। कब यूज़ करोगे? स्मॉल स्किन प्रोसीजर्स में, डेंटल इन्फिल्ट्रेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरीज वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा इंटरमीडिएट पोटेंसी और इंटरमीडिएट या फिर ड्यूरेशन के लिए इसमें आप लिडोकेन, जिसको लिग्नोकेन, प्रोकेन या मैपिवाकेन वगैरह इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये मॉडरेट पोटेंसी वाली होती हैं। मीडियम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटे, डिपेंड करता है डोज और वैज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज़ पे। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स कब यूज़ करेंगे? डेंटल प्रोसीजर्स, मेजर माइनर सर्जरीज, नर्व ब्लॉक्स या लोकल इन्फिल्ट्रेशन वगैरह में, इन सारे में चीज़ों में। इसके अलावा हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन, एग्जांपल में बुपीवाकेन या रोपीवाकेन, टेट्राकेन एंड डिबोकेन वगैरह, ये हाई पोटेंसी वाली होती हैं, लंबे समय तक चलती है, कुछ घंटों तक। स्ट्रॉन्ग सेंसरी ब्लॉक कब यूज़ करोगे इन्हें? स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लेबर एनाल्जेसिया में, मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट में, इन सारी चीज़ों में। अब इसके अलावा जो हमारे पास सरफेस एनेस्थेटिक्स जो है, लोकल एनेस्थेटिक्स पे हमारी जो टॉपिकल भी इनको बोलते हैं, ये डायरेक्टली स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल माउथ अल्सर्स में, या फिर आई एग्जामिनेशन, या फिर ईयर नोज एंड थ्रोट प्रोसीजर्स में, एंडोस्कोपी में, एंड इसके अलावा वाटर सॉल्युबल सरफेस एनेस्थीसिया इसमें जो आती हैं, ठीक है। बेसिकली लिडोकेन जेल या लिडोकेन स्प्रे या टेट्राकेन सॉल्यूशन आपने सुना होगा, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत फास्ट ऑनसेट रहता है। तो माउथ, नोज़, थ्रोट और यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो वाटर इनसॉल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक्स हैं, इसमें आप जो बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट या ऑक्सीथाजेन, ये जो है बेसिकली ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, इफेक्ट मेनली एप्लीकेशन साइट तक लिमिटेड रहता है जहाँ पे हम लगाएंगे। तो इसमें ओरल जेल्स, लॉजेंजेस या टॉपिकल प्रिपरेशंस में इसका कॉमन यूज़ बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा एक तरीके से हमने बेसिक आज समरी समझ लिया, या फिर एक तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो आप ये समझिए, लोकल एनेस्थेटिक्स बॉडी के एक लिमिटेड एरिया के सेंसेशन या टेम्पररी उसको ब्लॉक करके बिना पेशेंट को अनकॉन्शियस किए अपना इफेक्ट देती हैं। आप कंपेयर करते रहिएगा मेरे साथ साथ, जो मैंने आपको बताया जनरल में क्या फ़र्क है, लोकल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनका बेसिक मैकेनिज़्म वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, वहाँ पे आपने कौन से आयन चैनल देखे थे? वहाँ पे आपने क्लोराइड आयन चैनल्स के ओपनिंग देखा था। यहाँ पे क्या है? सोडियम आयन चैनल। तो सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करना है, जो जिससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और पेन सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता। इनका यूज़ डेंटल प्रोसीजर्स में और सुचरिंग, स्किन बायोप्सी, नर्व ब्लॉक, स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जैसे प्रोसीजर्स में होता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे लो, इंटरमीडिएट और हाई पोटेंसी और सरफेस वाले जो हैं, ये लोकल एनेस्थेटिक्स में, टॉपिकल ये वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल में डिवाइड की जाती हैं। तो लो पोटेंसी ड्रग्स शॉर्ट प्रोसीजर के लिए, इंटरमीडिएट पोटेंसी ड्रग्स रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, और हाई पोटेंसी ड्रग्स प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया के लिए प्रेफर्ड होती हैं। तो बेसिकली इस क्लास में हमने एक काफ़ी कुछ समझा जनरल एनेस्थेटिक के यूजेस, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स में। उसके अलावा हमने लोकल एनेस्थीसिया में हमने उसका एक इंट्रोडक्शन समझा, एक बेसिक एक मैकेनिज़्म का प्री रूट, और उसके अलावा हमने इसका क्लासिफिकेशन ये भी समझ लिया। यहाँ पे कल की क्लास जो शुरू करेंगे वो इसमें आएगा
मैकेनिज़्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स कि ये काम कैसे करेंगी, आखिर कैसे नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करेंगी, कैसे सोडियम आयन तक पहुँचेंगी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी जैसा होगा हम आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम।